नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक सियासी हलचल ने बिखरे विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता क्या गई, विपक्षी एकता की लॉटरी निकल गई। राहुल पर आए संकट के बाद अब उन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला किया जो उनसे दूरी बनाकर चल रहे थे। इसे आगे आम चुनाव के गठबंधन में तब्दील करने पर सहमति हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार को सड़क पर घेरने का 100 दिन का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। आज राहुल के पास भले ही सांसद नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन उनके पास विपक्ष का एक भरा पूरा कुनबा है। राहुल जो काम भारत जोड़ो यात्रा से नहीं कर सके, वो उन्होंने अपनी संसद सदस्यता गवाकर पूरा कर दिया। आज राहुल के पक्ष में पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। विपक्षी एकजुटता की वकालत करने और बीजेपी से लड़ाई के लिए मिलजुल कर चलने की दुहाई उन दलों के नेताओं ने दी है जो अभी तक अकेले मोदी सरकार से निपटने की बात कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर सोमवार को हुई डिनर मीटिंग में ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी की टीएमसी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बीआरएस और अरविंद केजरीवाल की आप ने कांग्रेस को बीजेपी विरोध के केंद्र में रखने का मन बना लिया है। अब कोलकाता में 2 दिनों के लिए धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। ये वही ममता है जो अब तक विपक्षी एकता से इतर एकला चलो रे का नारा बुलंद कर रही थी। विपक्षी दलों ने सरकार को सड़क पर घेरने का 100 दिन का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। 18 दलों में इस बात पर सहमति बनी कि मौजूदा हालात में यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। तृणमूल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मांग से खुद को अलग रखी हुई थी, लेकिन उसने रुख बदल लिया है। एक तृणमूल सांसद ने स्पष्ट किया है कि हम जेपीसी के खिलाफ नहीं थे। बैठक में तय हुआ कि राज्यों में राजनीतिक हितों के टकराव को हल करने के लिए प्रमुख लीडरों की कमेटी बनेगी जो सीटों के औपचारिक और टैक्टिकल तालमेल का फॉर्मूला तय करेगी। फिलहाल कमेटी बनाने के बजाय 3 प्रमुख मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति तय की गई है। पहला मुद्दा, विपक्ष एकजुट होकर अदानी मामले में जेपीसी बनाने की मांग करेगा। इसके लिए 6 अप्रैल तक बाकी सत्र में प्रदर्शन किया जाएगा। फिर लड़ाई को सड़कों पर लोगों के बीच ले जाया जाएगा। दूसरा मुद्दा, लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का होगा। तीसरा फोकस सुप्रीम कोर्ट में 14 दलों की ओर से दायर अर्जी पर होगा। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। हाल तक विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटता नजर आ रहा था, लेकिन राहुल पर आई विपत्ति ने विपक्ष को सतर्क कर दिया है। बीजेपी और मोदी सरकार के आक्रामक तेवर के बाद अब विपक्ष ये समझने पर मजबूर हो गया है कि एकता में ही बल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर विपक्षी एकता में दम है और ये दम वाकई दिखाना होगा अगर एकजुटता आगे रखनी है और मोदी सरकार का मुकाबला करना है। वो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाकी, और वही बंद मुट्ठी के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश विपक्षी पार्टियों को करनी होगी। इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है टीएमसी के। सर स्वागत है आपका। और संजीव निगम जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। राजेश जी, लगता है कि मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भले ही राहुल गांधी पर विपत्ति हो, लेकिन विपत्ति ही सुनहरा मौका दे रही है कांग्रेस को। नेहा जी, हमारी आवाज आ रही है? जी देखिए नेहा जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने रहें। ये लोग तो 2019 में भी बहुत बड़ा गठबंधन कर रहे थे।
अरे ये नेहा जी क्या है कि जब भी चुनाव आता है या संसद सत्र जब शुरू होने को होता है कि नया प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं। हम्म। तो कभी सरकार के खिलाफ लेकर के आएंगे, हम्म। कभी पार्टी के खिलाफ लेकर के आएंगे, या कुछ भी अनाप शनाप बिना सिर पैर की बात करते हैं जिसका कोई आधार नहीं रहता। अच्छा, रही दूसरी बात कि राहुल गांधी जी का कि विपक्ष एक हो रहा है, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी जब अनाप शनाप संसद में बोलते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आती है। हमको उससे क्या नुकसान है? हमको तो फायदा ही होता है नेहा जी, हमें राहुल गांधी जी से कोई नहीं नुकसान है। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर के ये लोग इतना प्रोपेगेंडा खड़ा किए हुए हैं नेहा जी, ये इनका खुद का खड़ा किया गया है। इनके कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग न कभी पैरवी किए और न ही राहुल गांधी। अच्छा, हमको लगता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो खुद राहुल जी के साथ गेम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये राहुल जी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी के बयानों से तो कांग्रेस को ही नुकसान होता है ना। तो ये इसलिए लोगों ने पैरवी नहीं किया और जानबूझ करके इनको सजा दिलवा दिए, और सजा दिलवा दिए 2 साल की, तो उससे कांग्रेस को फायदा होने वाला था। लेकिन इस मामले को इतना प्रोपेगेंडा जो है विपक्ष खड़ा कर रहा है, तो ये विपक्ष एक हो जाए, हमको क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी को उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजेश जी, ठीक है। विजय कौशिक जी कह रहे विपक्ष के चेहरे के तौर पे राहुल गांधी बड़े तो हमारे लिए तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, कह रहे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जीत भी हासिल हो जाएगी। क्यों, आखिर क्या वजह है कि क्या राहुल गांधी के बयान ही कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़े कर रहे हैं? अभी हाल ही में वीर सावरकर पर जो उन्होंने बयान दिया कि मैं वीर सावरकर थोड़ी हूं, तो ये क्या बताता है, क्या जताता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर उनके बयानों से नुकसान हो रहा हो तब भी और फायदा हो रहा हो तब भी, क्योंकि यहाँ बात फायदे और नुकसान की नहीं है। बात यह है कि गांधी परिवार की विचारधारा क्या है। गांधी परिवार की जो विचारधारा है वो देश के लिए है, देश के लिए समर्पित है। राहुल गांधी जी देश के लिए समर्पित हैं। राहुल गांधी जी जिन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं वो देश से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। जिन मुद्दों पर ये सरकार फेल है, ये सरकार के जिन कदमों से राहुल गांधी जी को महसूस कर रहे हैं कि देश के साथ धोखा होने जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी वही महसूस करती है। तो राहुल गांधी जी की विचारधारा अलग नहीं है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की विचारधारा एक है। आज हम ये मान रहे हैं कि भी जो अडानी जी और मोदी जी के जो संबंध हैं, जिनके चलते देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपए अडानी के हवाले कर दिया गया, आम जनता का पैसा है ये, इसकी जांच के लिए संसद में जेपीसी गठित होनी चाहिए, लेकिन भाजपा मान नहीं रही। एक भाजपा एक कंफ्यूज पार्टी बन गई है, कभी कहती है कि राहुल गांधी की वजह से मान रही है, नहीं मान रही, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है राम प्रकाश पांडे जी, तृणमूल कांग्रेस कैसे मान गई? ये अचानक जो हृदय परिवर्तन हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? राजेश जी 1 मिनट में लौट रहे हो, पहले राम प्रकाश जी से सवाल लेते हैं जी। कि ये विपक्ष के ऊपर दबाव बन के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इस तरह से अगर होता रहेगा तो भारत के लोकतंत्र का सर्वनाश की तरफ देखा जा रहा है। लोकतंत्र, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसका हनन हो रहा है। इसलिए विपक्ष हम एक साथ में हैं सब, और एकजुट होकर लड़ेंगे। चुनाव भी एक साथ लड़ा जाएगा क्या? जी, एक साथ ही लड़ा जाएगा। विपक्ष का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी? ये देखिए, ये तो बाद में होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आने के बाद तय किया जाएगा कौन होगा। पहले तो इलेक्शन लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके बाद कौन चेहरा होगा। ठीक है। संजीव जी, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा, और क्या ये तय करना एक बड़ी बाधा है विपक्ष के लिए? जब हम एकजुटता की बात करते हैं और आप कहते हैं कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ा जाएगा, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, विपक्ष के लीडर के तौर पर कौन सा चेहरा होगा? देखिए, चेहरे की बात बाद में आती है। पहले आज का जो ज्वलंत है, जो देश के लोग कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो पहले उनकी हटाने की बात है। क्योंकि क्यों हटाया जा रहा है, क्यों लोग ऐसी आवाजें आ रही हैं कि भाई लोगों ने 9 साल तक देखा कि अब मोदी साहब से जो है वो चीजें नहीं होनी है। महंगाई बढ़ रही है, चारों तरफ चरम पर जा रही है, तमाम चीजें का कोई निराकरण होने का जो रास्ता नहीं निकल रहा है, तो लोगों को एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ।
जब मोदी साहब हटेंगे तो दूसरा जो भी कोई व्यक्ति आएगा उसके नेतृत्व में अच्छा चलेगा। और आपको मैं बता दूं, अभी बात कर रहे साहब जेपीसी के तमाम नेताओं ने, अलग दल के नेताओं ने मांग की है, इन्होंने क्यों नहीं माना? हाँ। इस बात का खुलासा अभी 2 दिन पहले अभी कल ही किया है दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है कि अगर जेपीसी बना देते तो वो मामले परत दर परत खुलते खुलते वो तो मोदी साहब के पास तक आ जाता। क्योंकि ये जो इधर उधर आप सुन रही हैं, जहाँ श्रीलंका में ठेका मिल गया अडानी जी को, बांग्लादेश में मिल गया ठेका मिल गया, यहाँ मिल गया, वो अडानी को नहीं मिला है, उसके पीछे पैसा तो नरेंद्र मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी तो मैनेजर है उनके। ये नई जानकारी निकल करके सामने आई है। नहीं, जानकारी केजरीवाल भी दे चुके हैं, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर राजेश जी, नहीं बनाई है। राजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी एक मौका दे रही है विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का? क्योंकि जो मौका अभी फिलहाल आप लोगों ने राहुल गांधी के वजह से दे दिया, अदरवाइज अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं एक मंच पर आकर खड़ी हो सकती थी? नहीं, देखिए नेहा जी, ये तो 2019 के बाद भी प्रोपेगेंडा इन्होंने खड़ा किया था। रफाल चिल्ला थे, सारी विपक्ष पार्टियां एक थी, सब मिलकर के चुनाव भी लड़े। 2017 में तो अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर के चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 2019 में सभी विपक्ष पार्टियां एक हो गई। ये तो बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव आता है ना तो उतराते हैं सब, वो हल्ला मचाते हैं, अराजकता फैलाते हैं और चुनाव के बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, अपने अपने घर हो लेते हैं। तो ये चुनाव के पहले बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं विपक्ष के सारे लोग, और हर बार यही होता है नेहा। मतलब ये और चुनाव के बाद फिर अलग हो जाते हैं। अभी आपने नेहा जी आपने एक प्रश्न किया कि चेहरा कौन होगा, जवाब देने के लिए कोई नहीं तैयार है। चेहरा मतलब अब मोदी जी कौन हराएगा, चेहरा कौन होगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं। अरे देश की जनता जनार्दन होती है, वो सब देख रही है। ये बरसाती मेढक की तरह भाई ये सब तुष्टीकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं जो किसी प्रकार ठीक है विजय जी, चेहरा स्पष्ट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं मोदी से मुकाबला करेंगे, कैसे करिएगा मोदी से मुकाबला? जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में पहले अपना सीएम चेहरा डिक्लेयर कर चुनाव लड़ती थी, कई परिस्थितियों में अब उसने कई प्रदेशों में सीएम का चेहरा ही डिक्लेयर नहीं किया। राज्य के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, सर इस बात को समझिए आप। नेहा जी सुन तो लीजिए। तो मुद्दा ये है कि बदली हुई परिस्थितियों में जब भाजपा अपनी रणनीति में परिवर्तन कर सकती है तो सभी पार्टियों को हक है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी? दूसरी बात, आप भाजपा में ये देखिए कि कितना जबरदस्त व्यक्तित्ववाद है। मोदी जी के अलावा किसी और को पनपने ही नहीं दिया जाता। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव मोदी जी के नाम पर। अरे भैया, जो तुम्हारे निचले स्तर पर घोटाले हो रहे हैं उनको छिपाने के लिए ये जो ओवर एक्सपोजर है, जनता को बेवकूफ बनाने का जो धंधा है, निश्चित तौर पर देश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है जनता उसको समझ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, देश ऐसे कागार पर आ चुका आर्थिक स्थिति के मामले में कि देश की आर्थिक स्थिति कब डूब जाए, कब ये देश उसी कंडीशन में। ठीक है राजेश जी 10 सेकंड जल्दी से बात रखिए, फिर संजीव जी का भी रुक करते हैं। चीज नहीं होगी। ठीक है राजेश, ठीक है सर, विजय जी ओके। नेहा जी, भारत पूरे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरी है। इन लोगों की ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक ओबीसी क्लास से आने वाला नेता, एक ओबीसी समाज का नेता, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति कैसे इस पायदान पे पहुंच सकता है। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है। इसलिए पूरे ओबीसी जाति को, पूरे ओबीसी समाज को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी तरह से बोलो कि सारे ओबीसी समाज भ्रष्ट है, पूरे मोदी समाज को इन्होंने भ्रष्ट किया। तो ये इनका आम आदमी पार्टी भी तो शैक्षिक योग्यता पे सवाल उठा रही है कि कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं नेहा जी, ये हमारे देश का संविधान, हमारे देश का संविधान सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। अब ये राहुल जी के कहने पे या कांग्रेस के कहने पे या विपक्ष के कहने पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान तो बदल दिया जाएगा। ये बार बार जो आईपीसी सेक्शन 499 और
500 का जो उल्लंघन करते हैं। अब इनको अगर ये इस मुद्दे को उछालना नहीं था, पूरे विपक्ष का नेता बन नहीं पा रहे थे। राहुल जी सोच रहे थे एन कन पकड़ हम क्या करें, तो इन लोगों ने तो पूरे एक विपक्ष से मुकाबला करना होगा ना सर। ये जो तमाम पार्टियां एक मंच पर आने की बात कर रही है, एक मीटिंग में भी इकट्ठा हुई और आगे के 100 दिन की रणनीति तय हो गई, कैसे सरकार को घेरना है, मोदी सरकार के लिए क्या घेरने का ब्लूप्रिंट होगा। संजीव जी, कैसे घेरा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? नेहा जी, घेरने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद घिर गए हैं। कैसे गिर गए? अभी कुछ दिन पहले मोदी साहब ने अपने बातचीत में बताया था कि मोदी साहब ने, सर रखिए अपनी बात रखिए। मोदी साहब ने अपनी बातचीत में बताया था नेहा जी कि सारे, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। हाँ, तो मोदी साहब ने बताया था कि सारे जो है जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं सब एक मंच पर आकर के इकट्ठा हो गए, यही बात बोली थी। उन्होंने थोड़ी सी साइड बताने में बात गलत है, मतलब नहीं कही, वो मैं आगे कह देता हूँ। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर नहीं, एक पार्टी में आकर के इकट्ठा हो गए हैं। जितने जितने इधर उधर थे ना बेईमान और भ्रष्टाचार, वो सब आकर के एक करो, हमारे पार्टी में करो भ्रष्टाचार आकर के, बाहर लेके नहीं करने देंगे। नहीं, आज तो ममता बनर्जी ने मंच पे बता भी दिया कौन सी वॉशिंग मशीन है आप लोगों के पास। राजेश जी, कैसे उसमें धोला जाता है, कैसे धोया जाता है नेताओं को, और कैसे वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। राजेश जी बिल्कुल नेहा जी, ये संजीव निगम जी को तो शर्म भी नहीं आ रही है। इनके सारे नेता, सारे मंत्री तो जेल के अंदर है। आज शिक्षा नीति बनाते बनाते शराब नीति बनाने लगे, पूरे दिल्ली के लोगों को, बच्चों को शराब पिलाने लगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए। जेल में जाकर के मालिश करवा रहे हैं इनके मंत्री, सारे नेता इनके अंदर है। और जो इनके फाउंडर मेंबर है कहाँ है? सारे लोगों को जो ईमानदार थे उनको तो निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये जो है ये एक लोकतांत्रिक पार्टी बोलते हैं, अब ये भी परिवारवादी पार्टी होने लगे। ये परिवार के नाम पर अब ये अरविंद केजरीवाल जी एक गेम प्लान करके, सिसोदिया जी हो चाहे इनके और बड़े नेता हो, सभी को तो जेल भिजवा दिए। अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, सारे मंत्रियों से चोरी इन्होंने करवाया, भ्रष्टाचार इन्होंने करवाया और करवा के जेल भिजवा दिए। अपना अलग मैदान में कुश्ती लड़े बैठे हुए हैं। तो ये तो इन लोगों का है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं नेहा जी। ये कांग्रेस हो चाहे बाकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हो, चाहे ये संजीव निगम जी की आम आदमी पार्टी हो, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, जातिवादी तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता भी इनकी बातों को सुन नहीं रही है। ठीक है, तो ये लोग एक राम प्रकाश पांडे जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? ये तो कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, हमारा एग्जाम्पल सेट मत करो, हम लोगों का उदाहरण मत दो। आप लोग जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, फिर आप वॉशिंग मशीन भी दिखाते हो और तमाम चीजें दिखाते हो। और दूसरी बात ये, इसका भी जवाब दीजिएगा, अब ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आप लोगों को लगने लगा नहीं कांग्रेस भी जरूरी है? ठीक है नेहा जी, हम भी ये पूछना चाहते तो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो जो शारदा के केस में फंसे हुए थे, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक सीबीआई ईडी का चार्ज जाने जा रहा था। जैसी भारतीय जनता पार्टी में वे वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। नारदा स्टीरिंग कार पे शुभेंदु अधिकारी फंसे हुए थे, जैसे ही चलेगा तो वो विपक्ष के नेता बन गए, वो साफ हो गए। तो ये तो सरासरी है, जो इनके पास जाते हैं वो साफ जो दे रहे हैं। अब बाकी दलों पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किए जा रहे हैं। विपक्षी एकता आगे बढ़ाने के लिए तमाम बैठकें भी हो रही है और 3 मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति तय की गई है और साथ ही साथ आने वाले 100 दिन का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि वो 3 मुद्दे जिन पर फोकस करने की रणनीति बनी है इस मीटिंग में, वो 3 मुद्दे कितने अहमियत रखते हैं और कितने अहम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, और इस पे कैसे आगे बढ़ा जाएगा? मैं समझा नहीं, कहाँ क्या 3 मुद्दे, क्या मैं जरा फिर से प्रश्न करें, कहाँ? जो बैठक हाल ही में हुई है उसमें 3 मुद्दों पर फोकस करने की बात की गई है। पहला मुद्दा ये कि विपक्ष अडानी मसले पर जेपीसी बनाने की मांग करेगा, दूसरा ये भी है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का मसला होगा, और तीसरा
सुप्रीम कोर्ट में 14 दलों की ओर से दायर अर्जी पर फोकस किया जाएगा, यानी कि दायर अर्जी पर काम होगा। अब सवाल इस बात को लेकर कि ये 3 मुद्दों पर काम आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जेपीसी की मांग अगर आप लोग करते हैं तो सरकार तो तैयार नहीं है उसके लिए। नेहा जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जेपीसी बनने वाली नहीं है। अभी मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है। क्यों नहीं बनेगी, सब अगर बनेगी तो उसकी जो है पत्ते नरेंद्र मोदी जी के खुलते आ जाएंगे। तो इसलिए जेपीसी बनने वाली नहीं है। रही लोकतांत्रिक मूल्यों की, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री जो बने, जो हो वो कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं तो जेपीसी अगर नहीं बनेगी तो बेकार इस मुद्दे को रखा आपने, हटा देते इस मुद्दे को। नहीं अब वो अभी ताजी बात है, नई जानकारी भाई बीजेपी के किसी साथी ने बताया अरविंद केजरीवाल साहब को, मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। सर ऐसे कौन से नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के केजरीवाल को कान में क्या बता जाते हैं, वो सिर्फ केजरीवाल ही जानते हैं। कही है दिल्ली विधानसभा में ये जानकारी उनके पास किसी बीजेपी कौन से नेता ने बताई, भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने बताई, बताइए ना। मेरे पास आएगी, बिल्कुल सही कह रही, तो मैं आपको वो जानकारी भी दे दूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। नहीं तो फिर आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई कि केजरीवाल को किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताई। सर या तो नाम स्पष्ट कर दीजिए या फिर ये बातें मत करिए। ये तो दिल्ली विधानसभा में कल कहा है, जो कि ओपन फोरम में बोला है, दिल्ली विधानसभा के अंदर बोला है अरविंद केजरीवाल साहब ने कि साहब वो नहीं बनने वाली है जेपीसी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि मोदी साहब का ही तो पैसा लगा हुआ है। अडानी जी तो उनके मैनेजर के तरीके काम कर रहे हैं। नंबर 1 रही लोकतांत्रिक मूल्यों की बात जो आपने कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों पे मैं आऊंगी, पहले राजेश जी से सवाल का जवाब ले लूं। राजेश जी, कौन से नेता है जो पूरा भांडा फोड़ रहे हैं आप लोगों का कि जेपीसी बनेगी या नहीं बनेगी, केजरीवाल के कान में आके बता जाते हैं? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संपर्क ये लोग करते हैं, संपर्क में ये रहते हैं और फिर बाद में ब्लेम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीद रही है, विधायकों को खरीद रही है, कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है। संपर्क ये करते हैं, कान में ये बतियाते हैं हमारे नेताओं से और ब्लेम हमारे ऊपर लगाते हैं। यही आप दोहरा चरित्र आप देख लीजिए। एक बात, दूसरी बात ये बोलते थे लोकपाल का, पूछे इनसे लोकपाल का क्या हुआ। जिस आधार पर ये आए थे, अन्ना जी को बाइकाट करके, अन्ना जी को ओवरटेक करके आए थे, लोकपाल का क्या हुआ। तीसरी बात यह कि ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनके पार्टी में लोकतंत्र बचा है। अब तो इनकी पार्टी भी एक व्यक्ति और एक परिवार की पार्टी रह गई। ये कहां गए सारे फाउंडर मेंबर, सारे फाउंडर मेंबर को तो भगा दिए, उनकी बात तो सुने नहीं केजरीवाल जी। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं नेहा जी कि ये बात कर रहे हैं अडानी जी की, एक जो अमेरिकन एजेंसी है और जिसपे अमेरिका खुद नहीं विश्वास करता है हिंडनबर्ग पे, अब अमेरिका के कहने पर, अमेरिका एजेंसी के कहने पे विश्वास करते हैं। अरे भारत की कौन सी एजेंसी ने, किस एजेंसी ने आरोप लगाया अडानी जी पर। एक बात, दूसरी बात, ये राहुल जी को तो ये लोग खुद अभी बताए कि अभी तक किस ऊपरी अदालत में क्यों नहीं गए ये लोग। अगर ये लोग इस मामले को प्रोपेगेंडा नहीं बना रहे हैं, षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, या तो कांग्रेस के नेता ही लोग जो इतने बड़े बड़े वकील कहाँ हैं, इसकी टेंशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा है कि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में क्यों नहीं गए, है राजेश जी? हाँ, ऐसा है क्या? क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, इस मुद्दे को भुलाना चाह रहे हैं। अब भाई विपक्ष के नेता तो रहे नहीं, तो आप कम से कम इससे मुद्दे विपक्ष के नेता बन जाए। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष के नेता बन जाए नेहा जी, कम से कम उल्टा सीधा बयान दे। कांग्रेस खुद बैकफुट पे जाती है, हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके पास न कोई नेता है, न नियत, न चेहरा है, तो ये पहले चेहरा बता दे। ये लोकपाल के आधार पे आने वाले सरकार में संजीव निगम जी, इनसे पूछिए कहा गया लोकपाल। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात विजय जी, अब देखिए सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, कांग्रेस को तो बचा नहीं पाए राहुल गांधी, विपक्ष को क्या बचाएंगे। अब सवाल इस बात को लेकर भी जो ऊपरी अदालत में जाने की बात अभी राजेश जी कर रहे थे कि ये जो पूरा फैसला है इसको चैलेंज करना चाहिए था ऊपरी अदालत में, वो भी नहीं किया गया। आखिर फिर इतनी देरी क्यों, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश की जा रही है ताकि विपक्षी एकता जो इकट्ठे हुई है वो और ज्यादा मजबूत हो? नेहा जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता मोदी जी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए भाजपा खर्च कर चुकी है।
आज वो भाजपा, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी की छवि तो अपने आप ही खराब हो जाती है, हमें कम करने की जरूरत नहीं होती। सुन तो लीजिए, अरे उनके बयान से बात छवि नहीं है। खराब होती है। राहुल गांधी जी छवि कहते खराब कुछ है और इनकी आईटी सेल द्वारा कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ बनाकर जनता के बीच में किस तरह पेश किया जाता है, ऐसी सैकड़ों जो उनकी तो ऐसा बयान ही क्यों देते वीडियो हैं कि क्लिप जनता है के बीच में पेश वो किया आपकी जाए? नॉलेज में भी है। कह रहे कभी माफी मांग के आते हैं, हैं, कभी माफी नहीं मांगते तो सांसदी चली जाती है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी अपने साथियों को ही नाराज कर देते हैं। नहीं, अब आप क्या चाहते हैं बताइए, आप ही बता दीजिए पहले तो। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहे हैं ना सर कि राहुल गांधी के बयान ही क्या उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को बचा नहीं पाए, विपक्षी को कैसे बचाएंगे? पहली बात, राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा वो भगवान है। वो एक इंसान है, इस देश के नागरिक हैं और इस देश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कौन से नेता ने कहा कि हम भगवान हैं? पीछे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंसान है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त किया था, ना कि राफेल वाले मुद्दे पर। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए। दूसरी बात ये सुन लीजिए, भाजपा इतनी चिंता क्यों कर रही है? अगर इतनी ही चिंता थी इन्हें तो जिस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सजा सुनाई 2 साल की, उसी कोर्ट ने अपनी सजा पर 30 दिन का स्थगन आदेश दे दिया कि भाई ये 30 दिन के बाद में ये सजा एप्लीकेबल होगी। और 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या गलती थी कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई? क्योंकि वो सजा एप्लीकेबल मानने तो 30 दिन बाद थी ना। फिर भाजपा के पेट में ऐसा क्या दर्द था? लेकिन अब इन्हें लगा कि ये इनका दाव उल्टा पड़ गया, तो अब इन्हें चिंता हो रही है जी राहुल गांधी जी को कोर्ट में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे नौकर है क्या हम जो तुम्हारे कहने से चलेंगे? हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, इंतजार कीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं राजेश जी, जल्दी से। उसके बाद फिर मैं राम प्रकाश पांडे जी का रुख करती हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल सही प्रश्न इन्होंने किया, इतनी जल्दी क्यों फैसला आ गया? अरे भाई, पहले नेहा जी आपने भी सुना है, फिल्मों में भी दिखाया जाता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक एक केस 20-20 साल, 25-25 साल से कोर्टों में लटके पड़े थे, 100 साल हो जाते थे। बेटा उस पे केस करता था और उसका बेटा फिर उसका बेटा आकर के लड़ता था, तभी फैसला नहीं होता था। अब जब फैसला जल्दी आ गया, अभी जल्दी नहीं है नेहा जी, 2 साल तक, 2 साल इनके किसी वकील ने पैरवी नहीं किया, कुछ अपनी ऑथेंटिक बातें ये कोर्ट में नहीं रखा, और 2 साल में अगर फैसला आ जाता है, अब जल्दी फैसला आ गया, तो लड़ाई विपक्ष इस बात की कर रहा है कि फैसला जल्दी क्यों आ गया। पहले लड़ाई इस बात में होती थी कि फैसला जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, अब लड़ाई इस बात में विपक्ष कर रहा है कि फैसला जल्दी क्यों आने लगा। अरे भाई, कांग्रेस क्या चाहती है कि कोर्टों में मामला लटका रहे क्या? फैसला जल्दी न आए क्या? अब देश की किसी भी व्यवस्था में सुधार न हो क्या? अरे इसीलिए फास्ट ट्रैक गठित किया गया, अब अदालतें भी फास्ट काम कर रही है, सरकार भी फास्ट काम कर रही है। ये कांग्रेस नहीं है कि 70 साल तक देश को लटकाए रखी है, केसों को लटकाए रखी है। अब ऐसे ही जल्दी फैसला आएगा, अपनी बातों को कोर्ट में रखना चाहिए आपको। आपके इतने बड़े बड़े वकील थे, 2 साल तक मामला चला, आपने कोर्ट में अपनी बातों को रखा नहीं। अब जब कोर्ट ने सजा दे दिया तो बीजेपी ने सजा दे दिया। अरे बीजेपी कोर्ट है क्या? बीजेपी का क्या लेना देना है इसमें? और वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया थी। नेहा जी, दूसरे प्रश्न का जवाब, नेहा जी दूसरे प्रश्न का जवाब, 2013 में जब मनमोहन सिंह जी ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं कि इतनी जल्दी निष्कासन नहीं होना चाहिए, यही राहुल गांधी फाड़ कर फेंक देते हैं। दूसरे के सजा के लिए उसी केस में लालू जी भी गए, आजम खान भी गए, 15 सांसद निष्कासित किए गए। 2013 में ऑर्डिनेंस इन्होंने फाड़ा था, और अब जब वही कानून के चक्कर में ये फंस गए तो इनको दर्द हो रहा है। मतलब दूसरे में जाए तो मीठा मीठा, अपने में जाए तो तीखा तीखा, ऐसा कैसे संभव है? नेहा जी, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। 2013 में क्यों फाड़ा था? ठीक है, जल्दी 5 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर संजीव जी को। अभी लक्षद्वीप के सांसद का एक मामला हुआ था जिसमें उसने सजा के खिलाफ अपील की और सजा के ऊपर स्थगन आदेश हो गए। यहाँ तो जिस कोर्ट ने मानहानि के केस में सजा सुनाई, उसी दिन अपनी सजा के ऊपर 30 दिन का स्थगन आदेश दे दिया। तो मुझे बताइए कि लोकसभा में क्यों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई? जब सजा ही 30 दिन के लिए सस्पेंड हो गई तो इन्हें जल्दबाजी क्यों थी? जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी जी अडानी और अंबानी और मोदी जी के संबंधों को लेकर जो भारत की जनता का जो पैसा इन लुटेरों के पास चला गया है, जिनके ऊपर आरोप है कि देश की जनता का पैसा लूट कर ले जा रहे हैं, तो
उसको लेकर इन्हें डर था कि भी राहुल गांधी जी अपनी लड़ाई तो बंद करेंगे नहीं, बेहतर यह है कि इन्हें लोकसभा में आने से रोका जाए। ठीक अब है। जब इन्हें दाव उल्टा पलटा दिखाई दे रहा है तो इन्हें ठीक है। चिंता हो रही है ठीक है। कि राहुल गांधी जी को वहां अपील करनी चाहिए, वहां करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, क्या कांग्रेस के लिए बदलने लगे हैं सीएम ममता बनर्जी के तेवर? क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उसे सफल बनाने की कोशिश की और लगातार इस बात को कहा भी गया कि देखिए सफल हुई है भारत जोड़ो यात्रा, इसका पार्ट 2 भी शुरू होगा, वो भी कई राज्यों से होकर उस यात्रा को निकाला जाएगा। अब ऐसे में क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि देखिए इतनी सफल यात्रा हुई है तो राहुल गांधी के जो इमेज है वो लोगों के बीच बदलने लगी है? देखिए, ऐसा है कि वो उनकी कर्मसूची थी, इमेज बदल लीजिए। वो भी देश के एक नेता है और कांग्रेस के अच्छे नेता है, जिसको पूरी कांग्रेस पार्टी अपना नेता मानती है। तो इमेज खराब और तो हमें तो कभी नहीं लग रहा है साहब, क्योंकि नेता नेता ही है, वो जनता के काम के लिए ही आता है। वो भाजपा को लगता होगा भले, और भाजपा का अगर मैं यही पूछूं, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत ही है तो फिर जेपीसी की से रोक क्यों रहे? करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, रोक क्यों रहे? ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए, रोक क्यों रहे हैं? जेपीसी की मांग अगर हो रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। हाँ देखिए नेहा जी, एक तो विदेशी संस्थाओं पे इन लोगों को ज्यादा भरोसा रहता है, हिंडनबर्ग पे तो खुद अमेरिका विश्वास नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, 2000 करोड़ नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी जो उनकी माता जी बेल पे है और अभी उनको सजा हो जाती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? अरे भाई, भ्रष्टाचार आप लोग करे, 2000 करोड़ रुपया जनता के खून पसीने। भ्रष्टाचार किसने किया, किसने नहीं किया? केजरीवाल भी उसी बात को कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी वही बात कह रही है, राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं। जब लगातार विपक्षी पार्टियां वही बात कह रही है कि जेपीसी से मांग जांच होनी चाहिए, मांग लगातार की जा रही है, फिर दिक्कत किस बात की है आप लोगों को? होने दीजिए ना जांच। तो नेहा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अब 2000 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड का घपला घोटाला, जनता का पैसा ये लोग खून चूस है, और उसके बाद उसमें अगर कोर्ट सजा दे दे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? बीजेपी उसमें क्या करेगी? अरे भाई, भ्रष्टाचारी आप लोग, भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। कैसे तय होगा ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा? जो आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, इसको भी तो समझना होगा ना। राजेश जी, ये जो आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं ये कैसे तय होगा कि ये बेबुनियाद है? उसको भी तो समझना होगा। विपक्ष अगर लगातार मांग कर रहा है तो कम से कम उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर जेपीसी से जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? इसके लिए बहुत सारी ये भारत की एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट है, अदालत है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप बिना सर पैर की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप कहिए ना कि इन्होंने ये किया है और अगर उससे कार्रवाई होगा। जैसे आपके खिलाफ लोग कोर्ट में जाते हैं तो आप ठीक है। चलिए इसी विषय को, दरअसल आज मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि विपक्षी एकता कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है। और ये विपक्षी एकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही कि महज दिखावा है, धरातल पर ये सब अलग अलग है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बातें तो की जाती है लेकिन सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। लेकिन सीधे रुख में कर लेती हूँ अभी संजीव जी का। संजीव जी देखिए, अभी ब्रेक पे जाने से पहले सीधे सीधे राजेश जी सीधा सवाल उठा रहे थे, कह रहे कि जेपीसी से क्यों हम जांच कराएं? आप लोगों के 3 मुद्दों में सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि जेपीसी से जांच कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कैसे दबाव बनाइएगा आप? ये तो कह रहे कोई सबूत हो तो ले जाइए, रखिए अदालत के सामने, नहीं करवा रहे हम जांच, तो फिर आप कैसे उठाएंगे इस मुद्दे को? विदेशी एजेंसी को आप मानोगे नहीं। अगर आपने तो हमेशा कहा है, अगर कोई बात नहीं है, जांच होने में क्या बात है? जांच हो जाए। अरे भाई, जेपीसी कोई पहली बार नहीं मांग हो रही, पहले भी कह रहे ना आप लोग तो आवाज उठाते ही रहते हैं, आरोप लगाते ही रहते हैं, कोई तथ्य हो तो सामने रखिए ना। अरे भाई, एक दल ने या किसी एक नेता ने आवाज उठाई हो तो आप कहो। भारत के अलग अलग दलों के नेताओं ने, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आए हैं, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अगर आप लोग आवाज उठा रहे हैं तो वो जो रिपोर्ट है वो कितनी विश्वसनीयता उस पर रखी जाए, या वो कितनी विश्वसनीय है? अरे आप सदस्यता ले जाते हैं इस प्रकार से। अभी वही बात कह रहे थे कांग्रेस के साथी, जो राजेश सिंह जी, जब सुनते तो है नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी अदालत के फैसले में टिप्पणी नहीं की थी राजेश सिंह जी ने।
लोकसभा अध्यक्ष को कितनी जल्दी पड़े थी क्यों ले ली? अभी चोट खाए हैं फैजल जो लक्षद्वीप वाला सांसद का है, उसमें जो है चुनाव आयोग ने वैकेंट कर दिया था और घोषणा भी कर दी थी चुनाव की। अभी आज चुनाव आयोग समझदारी के काम कर दिखाया है, वायनाड की सीट खाली है, अगर वो भी करते तो उनको भी थोड़ा सा आगे मुंह दिखानी पड़ती है। हालांकि चलिए अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने धैर्य से काम लिया है, कभी 6 महीने पड़े हुए हैं, 6 महीने बहुत। तो मेरे कहने का मतलब इनको जो है कराने में आप तो है ना, अरे भाई आप तो परीक्षा देने में माहिर है, परीक्षा दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप खड़े उतर आएंगे, अगर नहीं कुछ है तो उसमें क्या दिक्कत है? परेशानी क्यों है? परेशानी यही है जो केजरीवाल साहब ने बताया है। ठीक है। क्योंकि ये नहीं, अरविंद केजरीवाल तो देखिए बहुत कुछ कहते हैं। अभी वो कहते रहे अरविंद केजरीवाल तो बहुत कुछ कहते हैं, सारी बातें उन्होंने तो ये भी कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस के एक नेता को अंदर जेल में डाल देंगे, इतने हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इतने हमारे पास तथ्य है। हुआ क्या? कुछ नहीं हो पाया। विजय जी कुछ कह रहे, सुन। नहीं सर, नहीं हो पाया ना, कुछ नहीं हो पाया, जनता देख रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपा बार बार राग गिलाती है ना हिंडनबर्ग उसकी रिपोर्ट के आधार पर, हिंडनबर्ग केवल कोई हमारे लिए मामला नहीं है, हमारे लिए बहुत से मामले हैं। आपको मालूम हो पनामा पेपर्स लीक जो कांड सामने आया था, उसमें भी शेल कंपनियों के मामले में अडानी के ऊपर उंगली उठी थी, उनके भाई के ऊपर उंगली उठी थी। जो हजारों करोड़ रुपए शेल कंपनियों का अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, इसको लेकर भी उंगलियां उठी हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय बैंकों ने, भारतीय संस्थानों ने अडानी ग्रुप में जो हजारों करोड़ रुपए लगाया है और शेयर नीचे होने से जो उनका नुकसान हुआ है, उन परिस्थितियों में जब तमाम तरह के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, विदेशी मीडिया द्वारा भी और भारत का भी एक मीडिया का वर्ग है जो इस मामले में सच्चाई जनता के सामने रख रहा है, तो उन परिस्थितियों में संसद का काम क्या है? संसद का सीधा सा काम है, अगर विपक्ष के लोग जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करें, ये उनका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। सरकार क्यों भाग रही है? अरे भैया जांच ही तो कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, वो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करेगी, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें किसी को फांसी तो लगनी है नहीं, उसमें तो सिर्फ ये है कि कोई दूध का दूध पानी का पानी करके एक सच्चाई सामने आ जाएगी। वे कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। मैं ये कह रहा हूँ फिर संसद की जरूरत क्या है भैया? अगर एक सांसद को जो अधिकार है, एक विपक्षी पार्टी को अधिकार है, आप उसका हनन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आपकी जांच की मांग नहीं मानी जाएगी, फिर संसद की जरूरत क्या है? पहली बार देश की संसद में ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष ने ना लोकसभा चलने दी ना राज्यसभा चलने दी, जबकि राज्यसभा से तो राहुल गांधी का कोई लेना देना ही नहीं था और नियमों के मुताबिक राज्यसभा को स्थगित नहीं किया जा सकता लोकसभा सांसद के बयान के आधार पर। अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई राहुल गांधी तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, सुपट गए मोदी सरकार से, तो इसलिए उनकी सदस्यता को जिस तरह से इन्होंने। तो सर आपके पास ऑप्शन है ना, आप लोग नहीं जा रहे ना उच्च न्यायालय, अगर आप नहीं जा रहे तो ये तो हमें कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है। नहीं तो उससे पहले अगर राहुल गांधी वहां बोल देते कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बात को बोला, तो भी ये मामला रफा दफा हो जाता। सवाल वो नहीं है ना जी नेहा जी, जब कोर्ट आपको दोषी करार दे दे और फिर आपसे कहे माफी मांग लो, तो माफी मांगने से केस खत्म नहीं हो जाता, सजा खत्म नहीं हो जाती। तो ये तो भाजपा की आईटी सेल द्वारा प्रचारित की जा रही बातें हैं। बार बार अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दी, कैसे कर दी बताइए? उन्होंने बयान दिया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है इसके अंदर? नेहा जी आप समझ नहीं रहे ना, आप ये समझो कि लक्षद्वीप वाले सांसद का जो मामला था उसको कोर्ट ने सजा सुनाई, ठीक है, सदस्यता खत्म कर दी, ठीक है। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि उस सजा के ऊपर की अदालत ने या उसी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई थी, यानी कि वो सजा डे 1 से इम्प्लीमेंट हो गई थी उस सांसद के खिलाफ। जब ऊपर की अदालत में उस सजा के ऊपर स्टे हो गया, स्थगन आदेश हो गए, तो सरकार को उसकी सदस्यता बहाल करनी पड़ी। इस मामले में राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ कि जिस जज ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई, उसने अपनी सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया कि भाई ये सजा 30 दिन के बाद मान्य होगी। सजा सुनाई ना, कुछ तो कहा था जिसपे सजा हुई, तो फिर इसमें मैं जो पॉइंट आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हो। सजा सुनिए ना, अगर उस जज ने ये कहा होता
कि इस सजा पर रोक नहीं है, ये पहले दिन से ही मान्य है, पहले दिन से ही मान्य है, तब उनकी लोकसभा सदस्यता भंग कर देते, खत्म कर देते, तब एक अलग मैटर था। इसमें जब एक सजा 30 दिन बाद आपके ऊपर लागू होनी है, 30 दिन के बाद, तो 30 दिन तक तो बीजेपी सरकार को धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव इन्हीं लोगों का था, इसलिए साजिश के तहत 24 घंटे में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये पूरा एक राजनीतिक ड्रामा है, राजनीतिक मामला है, इसलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है कि भाई अपील क्यों नहीं कर रहे, अपील क्यों नहीं कर रहे, कर लेंगे, करेंगे। राहुल गांधी जी को कुर्सी के लिए करेंगे, नहीं है, इतना पागलपन नहीं है जितना मोदी सरकार के नेताओं को है कि वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। टॉयलेट से लेकर संसद तक हर जगह मोदी के फोटो है। क्या मोदी जी के अलावा भाजपा में तो दूसरा नेता नहीं है जो काम करता हो? ठीक है, व्यक्तित्ववाद है। ठीक है, मैं राम प्रकाश पांडे जी का रुख करूं उससे पहले संजीव जी, आम आदमी पार्टी की जो नजदीकियां कांग्रेस पार्टी से बढ़ रही है, आने वाले वक्त में चुनाव भी साथ ही लड़ा जाएगा, ये भी तय हो गया है क्या? इससे मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, उससे पहले अभी आपने ही कहा था नेहा जी कि ये जो राहुल गांधी वाला मसला है, ये अदालत ने जो है इसको तय किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। अदालत ने फैसला सुनाया है, तो अदालतें बहुत फैसला सुनाती हैं। आपको जानकारी है कि जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मंदिर को भी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि वहाँ ये बनना चाहिए। ठेकेदारी ये लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, हम बनवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, आज 24 में शुरू हो जाएगा जी, जनवरी में शुरू हो जाएगा, मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। भाई आपसे क्या, आप अपना काम करिए। अदालत ने फैसला सुनाया है, ट्रस्ट काम कर रहा है, जब बनेगा ठीक है, लोग उसे नहीं तो कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने के आदेश से बना है? तो अदालत के आदेश से ही बना है ना। अभी अमित बताया नहीं, 1 जनवरी 24 को जो है बनकर तैयार हो जाएगा। उसके पास डे टू डे वो उसको देखते रहते, उसमें जानकारी देते थे, उनको मालूम है भाई कब तैयार होगा और कब करना है। ठीक है, ठीक। संजीव भाई की बात में मैं एक बात जोड़ रहा हूँ कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस जज ने फैसला सुनाया था, उसको रिटायरमेंट के बाद में भाजपा सरकार द्वारा राज्यसभा दे दी गई। तो क्या माना जाए कि भाई ये फैसला भाजपा ने? नहीं सर, आपको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, आपको सरकारी एजेंसीज पे विश्वास नहीं, तो आपको किस पे विश्वास है बताइए ना। नेता ये कहेंगे कि देखिए पहले केस में ये हो गया, दूसरे में ये होने जा रहा है, तीसरे में ये होने जा रहा है। तो जब कोर्ट के केसों की एडवांस में जानकारियां दे देंगे और उनमें वही होगा जो कोर्ट डिसीजन दे रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। ये सवाल तो भाजपा के कारण में उठ रहे हैं। नेहा जी, एक नहीं अनेकों उदाहरण है, ऐसे बहुत से जजेस हैं जिनको फैसला सुनाने के बाद उनको या तो राज्यपाल के पद से सुशोभित किया गया है या राज्यसभा में दिया गया है। एक नहीं अनेक उदाहरण है। ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, क्या माना जाए कि ममता बनर्जी की दाल कहीं नहीं गली, इसलिए अब इधर की तरफ रुख कर लिया? इससे पहले तो कांग्रेस नहीं भा रही थी ममता बनर्जी को। ये ऐसा कुछ नहीं कि दाल कहीं नहीं गली, हम अपने ताकत पर हर जगह ही लड़े हैं और हमने भी शुरुआत की और बंगाल में हम अपनी ताकत पर ही लड़ेंगे और रुख किया है। जब देख रहे हैं लोकतंत्र के असर विपक्ष के साथ एक दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, तो सारे विपक्ष हम एक हुए हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे, रास्ते पर आके लड़ेंगे, रास्ते पर घेरेंगे। नहीं, ये जो हृदय परिवर्तन का सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था आपसे, ये किस वजह से? ये आपको इसलिए लगा कि देखिए राहुल गांधी की सदस्यता अगर निलंबित की जा सकती है तो अगला नंबर किसी का भी आ सकता है, इसलिए ऐसा हुआ? या फिर आपको लगा तमाम और मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमें एकजुट होना चाहिए? देखिए, इनकी मनगढ़ंतबाजी, इनके पश्चिम बंगाल की सरकार के डेट कई बार दे दिए कि अब सरकार गिर रही है, तब सरकार गिर रही है, इसके डेट पर डेट देते गए, तो सरकार तो भी नहीं मनमानी कर रहे हैं। तो इनके तो अपने मन से ही सब कुछ होते हैं कि किसी चीज को मानते नहीं है, अपने मन से ही कर रहे, तो इनके मनमानी को तो लोकतंत्र की हत्या है। इसीलिए भाई एक साथ हुए हम, अब सदस्यता रद्द कर दी। नहीं, सदस्यता तो फिर वही बात है, कोर्ट ने रद्द की है ना, भारतीय जनता पार्टी ने रद्द की है। राजेश जी सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लग रहा है। देखिए, कह रहे हैं कि इस तरह की एसटी के ऊपर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी पश्चिम बंगाल में गया, उनकी सदस्यता रद्द की नहीं। ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। विधानसभा के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में किसी पे विश्वास नहीं है विपक्षी पार्टियों को, ना सरकारी एजेंसी, न चुनाव आयोग, और अब तो कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं लोग। हाँ, देखिए नेहा जी, ये लोग उठाएंगे। राम प्रकाश, जवाब सुन लीजिए राम प्रकाश जी। देखिए नेहा जी,
कि ये तब प्रश्न नहीं उठाते थे 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, 1.5 लाख से अधिक लोगों को जब ये जेल में बंद कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की शासन लगभग 10 साल होने जा रहा है। नेहा जी, ये बताइए कितनी बार हमने राष्ट्रपति शासन लगाया, किन चुनी हुई सरकारों को स्टेट के हमने बर्खास्त किया। ये टीएमसी के हमारे रामप्रकाश पांडेय जी कह रहे हैं कि ये टीएमसी के साथ ऐसा किए, सरकार के साथ। ये बताइए, ये कांग्रेस की सरकार थी, कितनी बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति कह रहे हैं ना कि आप दूसरे तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, सरकारों को परेशान करते हैं। ममता बनर्जी कह रही है हमारा पैसा नहीं वापस लौटा रहे आप लोग। मैं नेहा जी वही तो कह रहा हूँ कि आप एक भी उदाहरण बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने सालों से देश में है, कितनी बार हमने राष्ट्रपति शासन लगाया। एक बात। दूसरी बात, मैं अडानी के मुद्दे पे आपको जवाब देना चाहता हूँ कि वही अडानी जी जब राजस्थान में जाते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं, तब वो बिल्कुल साफ पाक होते हैं, उन पे कोई आरोप नहीं रहता। वही अडानी जी जब बंगाल में जाते हैं, ममता जी के लिए बिल्कुल साफ पाक होते हैं। और वो अडानी जी जब भारत सरकार के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल उनकी छवि दुबिल हो जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो देश से भागे हुए हैं, विजय माल्या जैसे भगोड़े लोग, जिनको की ये यूपीए सरकार में पैसा मिलता था, वो सांसद बन करके संसद को महिला मंडित करते थे और देश छोड़ के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ ये भी समझने की जरूरत है ना कि अब तो विपक्षी पार्टियां सब एक हो गई हैं। अब ऐसे में अगर आप लोगों से मांग लगातार की जा रही है कि जेपीसी से जांच कराई जाए, तो फिर क्यों से अनसुना किया जा रहा है? करवा दीजिए, यहाँ पे भी सब तस्वीरें साफ हो जाएगी और उसके बाद विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा। अगर आप निर्दोष है या फिर आप लोग बिल्कुल पाक साफ है, तो फिर जांच से आखिर क्यों भाग रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।